दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ क्या होता था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन का विस्तृत विवरण कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और कुछ अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी समाहर्ता होता था और सन्निधाता कोषाधिकरण का प्रमुख होता था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? ऑप्शन है समाहर्ता, सन्निधाता, स्थानिक या परामर्शदाता। तो सही उत्तर समाहर्ता। मौर्य काल में सन्निधाता राजकोष का संग्राहक और संरक्षक होता था। समाहर्ता नामक जो अधिकारी था वो राजस्व एकत्र करने और आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होता था। तो सही उत्तर समाहर्ता हो जाएगा। प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रण करने वाला अधिकारी मौर्य काल में समाहर्ता होता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। मेगस्थनीज, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। फाह्यान ने जो है, आप देख लीजिए कि फाह्यान ने गुप्त वंश में यात्रा की थी और ह्वेनसांग ने पुष्यभूति वंश में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1। तो 2, 3, 1 ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे, आप जान लीजिए कि मेगस्थनीज मौर्य वंश से कैसे संबंधित है। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से, फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंश से, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन यानी पुष्यभूति वंश के काल में भारत में आने वाले विदेशी यात्री थे। ह्वेनसांग का अन्य नाम युआन च्वांग और श्वानचांग, यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी ह्वेनसांग को अभिहित किया जाता है। मेगस्थनीज के अनुसार बिक्री करने देने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अगला प्रश्न है, बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? आपको बताना है। कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा या विश्व झोपड़ी गुफा। तो सही उत्तर लोमस ऋषि गुफा। सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने भिक्षुओं को रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनवाए। यहाँ प्राप्त गुफाओं में कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी अशोककालीन गुफाएं हैं। इनमें अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, जबकि लोमस ऋषि की गुफा दशरथ के समय निर्मित है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। स्थापत्य की दृष्टि से सबसे अच्छी गुफा लोमस ऋषि की गुफा है। इसमें कोई लेख नहीं खुदा है। अगला है, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? ऑप्शन है रुम्मनदेही स्तंभ लेख, मास्की लघु शिलालेख, सारनाथ स्तंभ लेख और भाब्रू लघु शिलालेख। तो सही उत्तर भाब्रू लघु शिलालेख। भाब्रू या बैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है और इस अभिलेख में अशोक बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है भाब्रू, 13वां शिलालेख, 7वां शिलालेख या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। अशोक के शिलालेखों में प्रशासनिक और धम्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख है। भाब्रू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ का उल्लेख है। इसके अभिलेखों पर धम्म के जिन गुणों का उत्कीर्णन करवाया गया था वो दीघ निकाय के सिगालोवाद सूत्र में संग्रहित बुद्ध के उपदेश हैं, जिन्हें बुद्ध ने साधारण गृहस्थों के लिए अनुकरणीय बताया था।
इसी कारण सूक्त को गृह विनय यानी गृहस्थों के लिए उपदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, गिरनार में, सारनाथ में या उज्जैन में? तो सही उत्तर गिरनार, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न प्रकार से स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इसमें देखिए, शाहबाजगढ़ी पेशावर जिले में स्थित, मानसहरा हजारा जिले में, कालसी देहरादून जिले में स्थित, गिरनार काठियावाड़ और जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी पर, धौली तो ये ओडिशा के पुरी जिले में, जौगढ़ ओडिशा के जंगाम जिले में, एरगुडी आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में, सोपारा महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित है। धौली और जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि जो अमात्य धर्मोपधा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभनों द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था और मौर्य काल में कारीगरों का अंग क्षति करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक अपने को पियदस्य लाजा मगधे कहता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है लुम्बिनी स्तंभ लेख, भाब्रू शिलालेख, कलिंग शिलालेख या फिर ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख। सही उत्तर है भाब्रू शिलालेख। पुराणों में अशोक का उल्लेख अशोक वर्धन के रूप में है। रुद्रतामन 150 ईस्वी की गिरनार अभिलेख में उसका उल्लेख अशोक मौर्य के रूप में हुआ है और भाब्रू शिलालेख में अशोक ने अपना उल्लेख प्रियदर्शी लाजा मगधे अर्थात प्रियदर्शी मगध नरेश के रूप में किया गया है। और आप जान लीजिए कि अपने शिलालेखों में अशोक ने 2 उपाधियां देवनामप्रिय और प्रियदर्शी, संस्कृत में उसकी उपाधि का पूर्ण रूप है देवनामप्रिय प्रियदर्शी यानी राजा, इसकी उपाधि धारण की है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? 7वां, दूसरा, 12वां या 13वां शिलालेख? तो सही उत्तर 13वां शिलालेख। अशोक ने 13वें शिलालेख में धर्म विजय यानी धर्म विजय को सर्वश्रेष्ठ कहा है। 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने 600 योजन तक धम्म विजय की, जिसमें 5 यवन राजा और दक्षिण की ओर चोल, पांड्य और ताम्रपाणी प्रमुख हैं। 9वें शिलालेख में धम्म मंगल, 10वें में धम्म नीति और 11वें में धम्मदान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और इसी लेख में उसने आटविक जनजातियों को चेतावनी दी है कि वे धम्म का अनुसरण करें, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। 13वें शिलालेख को शाहबाजगढ़ी संस्करण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया, ये स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है? ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, शिलालेख 13वां, लघु शिलालेख प्रथम या स्तंभ लेख प्रथम। तो सही उत्तर है कलिंग शिलालेख। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। अशोक पितृवत शासन का हिमायती था, प्रजा को वो अपनी संतान मानता था। उसके ये विचार कलिंग शिलालेख और चतुर्थ स्तंभ लेख में मिलते हैं। उसने समस्त प्राणियों के ऋण से मुक्त होने की चेष्टा की। राजत्व का यह नूतन और प्रेरणादायक आदर्श इतिहास के लिए सर्वथा एक नवीन संदर्भ था। अगला प्रश्न है, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक स्तंभों में से कौन एक सबसे प्राचीन था? सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, रुम्मनदेही स्तंभ, वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ या लौरिया नंदनगढ़? तो सही उत्तर है रुम्मनदेही स्तंभ। दोस्तों, लेखन के आधार पर रुम्मनदेही स्तंभ लेख अशोक के स्तंभों में सबसे प्राचीन था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 21वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की और इस स्तंभ लेख में मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है, इसलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। इसी स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण लुम्बिनी से उपज का केवल 8वां भाग लिया जाएगा। इसमें उद्बलिक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है करों से मुक्ति। अगला प्रश्न है, किस एक अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? ऑप्शन है शाहबाजगढ़ी, जूनागढ़, मास्की या जौगड़ा? तो सही उत्तर जूनागढ़, ऑप्शन बी। जूनागढ़ के अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जूनागढ़ में एक जलाशय का निर्माण हुआ था। ये कार्य पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था
अशोक के समय भी इसकी मरम्मत हुई। रुद्रदामन के समय ये टूट गया था, जिसको उसने ठीक कराया, और जूनागढ़ के लेख में उसने चंद्रगुप्त और अशोक के कार्यों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इलिसा नामक नगर का उल्लेख किया गया है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस अभिलेख में इलिसा नामक नगर का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर है ब्रह्मगिरी अभिलेख। ब्रह्मगिरी अभिलेख में इलिसा नामक नगर का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक के अभिलेखों में परिषा शब्द का उल्लेख हुआ है। ये अर्थशास्त्र की मंत्रिपरिषद थी। धौली और जौगढ़ के प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक नगर व्यवहारिकों को आदेश देता है कि वे बिना उचित कारण किसी को कैद अथवा शारीरिक यातनाएं न दें। अगला प्रश्न है कि अशोक का सरेकुन अभिलेख स्थित है कहाँ पर? तो सही उत्तर कंधार में। अशोक का सरेकुन अभिलेख कंधार में स्थित है। सरेकुन अभिलेख यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर है अशोक की जो है पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा कंगनहल्ली में प्राप्त हुई है। कनगनहल्ली जो स्तूप अवशेष हैं अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। राजा और रानी के साथ महिला परिचारिकाओं का चित्र मिलता है और ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक का नाम प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था कौन? तो ये टकसाल का अध्यक्ष होता था लक्षणाध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था और मौर्य प्रशासन में तृतीय श्रेणी के अमात्य विभागीय अध्यक्ष होते थे। विविताध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष था। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी था और दौवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। अगला प्रश्न है, रूपदर्शक शब्दावली किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाट इंस्पेक्टर, मुद्रा इंस्पेक्टर, खदान या वन इंस्पेक्टर। तो सही उत्तर रूपदर्शक जो है ये कौन सा अधिकारी होता था? ये मुद्रा इंस्पेक्टर यानी सिक्कों की गुणवत्ता आदि का परीक्षण करने वाला अधिकारी था। टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष था। इस काल में निष्क यानी सोना, पड़ या कासार पड़ यानी चांदी, माशक और कांकड़ी, तांबे इत्यादि सिक्के का प्रचलन था। वन और उसकी प्रमुख संपदा का मुख्य कुप्पाध्यक्ष होता था। खान विभाग का प्रमुख अखराध्यक्ष, बाट माप का प्रमुख पौतवाध्यक्ष कहलाता था। अगला प्रश्न है, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा अशोक ने। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपाटन नामक दो नगरों की स्थापना करवाई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कपिशा में अशोक के स्तूप का उल्लेख किया है। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालौक था, वो शैव था। और मेगस्थनीज और स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको देखिए आपके सामने है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? तो सही उत्तर है विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन और जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। याद रखिएगा कि अशोक ने कभी अपनी सेना भंग नहीं की, बल्कि आटविक राज्यों द्वारा विद्रोह करने पर अपने 13वें शिलालेख में चेतावनी भी दी थी। विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन और जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन का सर्वाधिक प्रमुख कारण अयोग्य उत्तराधिकारी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि बाद के मौर्य शासक देवताओं की प्रतिमाएं बनवाकर बेचते थे। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसावादी नीति ही मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण थी। और रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अशोक स्तंभ तो ये लौरिया नंदनगढ़ में, सांड वाली राजधानी रामपुरवा अभिलेख स्तंभ, लोमर्स गुफा ये बराबर पहाड़ी पर, और छिद्र युक्त तरकूप ये रोपड़ में पाए गए हैं। तो यहाँ पर 3 4 1 2 विकल्प देखते हैं। 3 4 1 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अशोक स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ से, सांड वाली राजधानी रामपुरवा, लोमर्स गुफा बराबर पहाड़ी और छिद्र युक्त तरकूप रोपड़ से प्राप्त हुआ है। स्मिथ के अनुसार सारनाथ स्तंभ में जिस कला का प्रदर्शन पशुओं का चित्रण किया गया है, ये विश्व में कहीं भी इतनी सुंदर कला का प्रदर्शन नहीं है। सारनाथ से अशोक के समय की एक पाषाण वेदिका मिली है, जबकि पाटलिपुत्र की खुदाई से 3 वेदिकाओं के टुकड़े मिले हैं। बराबर पहाड़ी की चौथी गुफा को विश्व झोपड़ी कहा जाता है। इसका निर्माण अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्णित नहीं है। कुक्कुदान यानी कुबड़ वाला बैल, हिरण, हाथी या अश्व। तो सही उत्तर हिरण। दोस्तों आप जान लीजिए कि सारनाथ के अशोक स्तंभ पर हिरण का उत्कीर्ण नहीं है। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसी पर 4 पशुओं हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह की आकृतियां हैं, जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। इनके प्रतीकात्मक अर्थ के विषय में अनेक मत मिलते हैं। ब्लाख ने इन्हें 4 हिंदू देवताओं इंद्र, सूर्य, शिव और दुर्गा का प्रतीक माना है। फूसे की धारणा है कि ये पशु बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसके अनुसार हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने, वृष जन्म, अश्व गृह त्याग और सिंह बुद्ध का प्रतीक है। इसलिए सारनाथ का स्तंभ पर हिरण उत्कीर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति की गई थी। लौरिया, अरराज, सांची, रामपुरवा या बसाढ़ बखीरा। तो सही उत्तर सांची से। स्तंभ मौर्य युगीन कला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। स्तंभों पर विभिन्न पशु आकृतियां मंडित की गई, जैसे बसाढ़ के स्तंभ के ऊपर सिंह, संकिया के ऊपर हाथी, रामपुरवा पर वृषभ, लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह और सांची और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई हैं। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था। तो अशोक ने। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनामप्रिय दस्यु यानी देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर और राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है श्रीलंका के उस राजा का नाम क्या था जो अशोक के समकालीन थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है देवनामप्रिय तिस्सा। श्रीलंका के राजा तिस्स अशोक का समकालीन था। उसने अशोक की तरह देवनामप्रिय की उपाधि धारण की। मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक देवनामप्रिय और देवनामप्रिय दस्यु उपाधियों से विभूषित है। अगला प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। तो ये हैं धौली और जौगढ़। आप देखिए कलिंग शिलालेख के अतिरिक्त धौली और जौगढ़ दोनों उड़ीसा में हैं। दोनों जगह से ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें अशोक के कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध और हिंसा के कारण जन समुदाय की क्षति को देखकर उसके अंतर्मन की व्यथा को प्रकट किया गया है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस प्रचारक को भेजा था। ऑप्शन है महारक्षित, महादेव, महाधर्म रक्षित या सोन तथा उत्तर। तो सही उत्तर है महाधर्म रक्षित। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। इस संगीत की समाप्ति के बाद भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु भेजे गए, जिनके नाम महावंश में प्राप्त होते हैं, जैसे धर्म प्रचारक और देश। मझंतिक कश्मीर और हिमालय गए थे, महारक्षित यवन देश, मध्यम हिमालय, धर्मरक्षित अपरांतक, महाधर्म रक्षक रक्षित ये महाराष्ट्र, महादेव महिषमंडल, रक्षित बनवासी, सोन तथा उत्तर सुवर्ण भूमि और महेंद्र तथा संघमित्रा ये लंका जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए थे।
अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? तो सही उत्तर 13वें शिलालेख में। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जाति या 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। इस शिलालेख में अशोक ने 8वीं जनजातियों को धमकी दिया है कि वे धम्म के मार्ग का अनुसरण करें, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में राज की मुद्रा को क्या कहा जाता था? आपको बताना है। ऑप्शन है निष्क, पड़, कासारपड़ या शतमान। तो सही उत्तर पड़। मौर्य काल में राज की मुद्रा को पड़ कहा जाता था। ये 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। इसके ऊपर पीपल, सूर्य, चंद्र, मयूर, बैल, सर्प आदि खुदे थे। सोने के सिक्कों को निष्क या सुवर्ण कहा जाता था। माशक और काकड़ी तांबे का सिक्का होता था। माशक चांदी के पड़ का 1/6 भाग होता था। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ या कुणाल। तो सही उत्तर बिंदुसार। दोस्तों, मौर्य शासक बिंदुसार या अमित्रघात आजीवक संप्रदाय का पोषक था। दिव्यावदान नामक ग्रंथ से ये प्राप्त होता है कि उसके दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। अशोक ने बराबर की पहाड़ी बिहार में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष 2 गुफाओं, सुदामा गुफा और कर्ण चौपाड़ गुफा आजीवक संप्रदाय को दान दिया था। अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष अशोक ने एक अन्य गुफा विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण करवाया और अशोक के पुत्र जालौक कश्मीर के इतिहास में शैव धर्म के प्रचारक और बौद्धों के उत्पीड़क के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।